दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक को पढ़ चुके हैं। अर्थक्वेक के जितने आयाम थे सब देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं वोल्केनो को, यानी कि हिंदी में कहूँ तो ज्वालामुखी को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए लेके आया हूं एनटीपीसी का जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं उसमें दोस्तों चैप्टर है जो द अर्थ, उसका पार्ट 3। तो आज सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा दोस्तों वोल्केनो पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्केनो। ये जितना भी दिख रहा है आपको, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको पहले वोल्केनो पढ़ाऊँगा, इसके बाद में जो है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्केनो। वोल्केनो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने मेरे साथ, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहें। हम लोग पूरा वोल्केनो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और ऐसे तरीके से समझेंगे कि अपन के समझ में भी आ जाएगा, अपन को कठिनाई भी नहीं होगी, अपने को याद भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन लोग समझे वोल्केनो क्या है, व्हाट इज़ वोल्केनो, ठीक है। तो देखो, वोल्केनो कुछ नहीं होता दोस्तों। वोल्केनो वो ओपनिंग होती है जिससे लावा निकलता है। वोल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है हमारी अर्थ के क्रस्ट में जिससे लावा निकलता है। तो वोल्केनो की तो बात में करेंगे, पहले बात करते हैं वोल्केनिज्म की, जिसका मतलब होता है हिंदी में ज्वालामुखी। तो दोस्तों देखो, ज्वालामुखी क्या होता है, आपके सामने मैंने एक बहुत ही अच्छा इमेज रखा हुआ है, इसमें आप लोग देख पा रहे होगे कि क्या होती है ज्वालामुखी। देखो, ज्वालामुखी क्या कहते हैं, मैं आपको अपनी ब्लैक स्क्रीन पे ऊपर लेके आता हूँ, समझाता हूँ आपको ज्वालामुखी क्या होती है। देखो, होता यूँ है, आपको पता होगा कि जो हमारी, एक मिनट दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई अर्थ। अभी मैं आपको अर्थ की तीनों जो लेयर हैं उनके बारे में ही पढ़ाऊँगा। तो इन 3 लेयर में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये होती है दोस्तों आपकी क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, इसके अगर आप अंदर देखोगे तो बहुत सारा लावा है। क्या है, बहुत सारा लावा है, यहाँ पे बहुत सारा लावा है, बहुत सारा लावा है, बहुत सारा लावा है, ठीक है। अभी आप लोग समझो, अब आप लोग ये मत कहना कि सर पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है, मुझे ही पता है, लेकिन अभी मेरा ध्यान से समझाने पे है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है दोस्तों, बहुत सारा लावा है। ये रहा आपका लावा, बहुत सारा लावा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो पृथ्वी के अंदर आप लोग देखोगे कि बहुत सारा लावा है। अब एक मन में प्रश्न आता है कि लावा आया कहाँ से। तो आप याद रखेंगे, पृथ्वी के अंदर दोस्तों बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जो दोस्तों समय के साथ डिके होते रहते हैं, यानी कि टूटते रहते हैं। इन्हीं के टूटने की वजह से होता क्या है कि इस लावे की फॉर्मेशन होती है, या फिर जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जो आपको माउंटेन्स होते हैं, वह जब सबडक्ट हो जाते हैं तब वह लावे का फॉर्मेशन करते हैं। अब सबडक्ट किससे कहते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। सबडक्ट का कुछ नहीं मतलब होता है, जैसे कि आप ऐसे मान लो, चलो बता ही देता हूँ इस वीडियो में आपको। आप ये लगा लो कि ये 2 प्लेटें हैं। अब प्लेट किससे कहते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में मत पूछेगा। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। अब ये वाली प्लेट हमने मान ली हल्की है, ये वाली मान ली हमने भारी है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये दोनों टकराएंगी तो जो आपकी दोस्तों हल्की वाली प्लेट है, ठीक है, क्या होगी, आपकी हल्की वाली प्लेट जो है वह आपकी थोड़ी सी क्या करेगी, आपकी ऊपर की तरफ को उड़ जाएगी। क्या होगी, यार ये आपकी हल्की वाली प्लेट है, ये क्या होगी, थोड़ी सी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। और जो आपके भारी वाली प्लेट है वो दोस्तों दब जाएगी नीचे की तरफ के लिए। कहाँ दब जाएगी, नीचे की तरफ के लिए। अब आप ये देख रहे हो जी, जितना एरिया है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन लोग सबडक्शन जोन, ठीक है। और इसी को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सबडक्शन। अब यहाँ पे जो आप इतना हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो इस प्लेट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या करेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारा टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उसमें ये क्या करेगा दोस्तों, लावा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं सबडक्शन। तो मैंने भी आपको क्या बताया, ये हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है, इस क्रस्ट में बहुत सारा लावा भरा पड़ा है, बहुत सारा लावा भरा पड़ा है, बहुत सारा लावा भरा पड़ा है। अब देखो होता क्या है, बहुत सारा लावा है, बहुत सारा लावा है। अब होता क्या है कि पृथ्वी की जो कोर है, यानी कि पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक दोस्तों लेयर है, उस लेयर में जो तापमान है बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वह लगातार इंक्रीज होता है, लगातार आपका बढ़ता है। अब जब यार आपका लगातार बढ़ेगा तो आप सोचिए, जब कुछ चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, इसी तरीके से लावा क्या करेगा, आपका ऊपर की तरफ उठेगा। क्या करेगा, आपका लावा भी ऊपर की तरफ के लिए उठेगा, ठीक है। अब जो ये लावा ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका स्थान लेने के लिए जो ठंडा लावा है इस गर्म लावा कंपैरिजन में, अच्छा आप लोग खुद सोचिए कि गर्म लावा आपको कहाँ मिलेगा। देखो एक चीज़ समझ लो आप यहाँ पे क्लियर करके,
पृथ्वी की 3 लेयर हैं। सबसे पहली लेयर के लिए अपन लोग क्या कहते हैं, चलो मैं समझा ही देता हूँ एक बार। सबसे पहली वाली जो लेयर है पृथ्वी की, उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसके नीचे वाली, इसके पीछे वाली जो है दोस्तों, इसके बाद वाली जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और इसके बाद वाली को कहते हैं कोर। सही है। ये वाली जो पहली वाली क्रस्ट है वो सॉलिड होती है, ये वाली आपकी सेमी सॉलिड होती है, और ये वाली आपकी लिक्विड होती है। अब ऐसा क्यों? देखो, पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ रहा है इसलिए पहली वाली सॉलिड है, और नीचे जाओगे तो तापमान दोस्तों आपका कम, दोस्तों आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो स्टेट है उसे वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, या फिर सेमी सॉलिड में बदलेगा, तो ये सेमी सॉलिड है। अगर आप और नीचे जाओगे तो तापमान और भी बढ़ेगा, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो तापमान ऊपर कम है, नीचे ऐसे से जाते जाते वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो चीज़ें हैं वो अंदर की जो भी चीज़ें हैं मेल्ट होती चली जाती हैं। जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे चीज़ें भी हल्के हल्के मेल्ट होने लगती हैं। हम लोग जब पहुँचते हैं सबसे लास्ट वाली कोर पे, इसका नाम है लिक्विड, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोर है वहाँ पे सारी चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब ऐसा क्यों, आपको पता है, ज़्यादा तापमान है, और टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वह क्या करता है, सॉलिड वाली चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा कि चीज़ें सॉलिड वाली किस में कन्वर्ट हो गई होंगी, लिक्विड में। ठीक है। आपको ये एक चीज़ और भी पता होगी कि हमारी पृथ्वी आज भी बहुत गर्म है अंदर से, इंटीरियर से, और ये आज भी ठंडी हो रही है, आज भी ठंडे होने की प्रोसेस में है। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यही हो रहा है। देखो, ये क्रस्ट है, यहाँ पे ये लावा भरा पड़ा है आपका। अब लावा क्या है, देखो, जो नीचे का लावा है वो तो ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो ऊपर का लावा है वह नीचे के लावा के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला लावा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए क्या करेगा, ये ऊपर उठेगा। क्या उठेगा, एक ऊपर उठेगा। अब ये ऊपर उठेगा तो ये जो लावा आप देख रहे हो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ऊपर वाला जो लावा है ये ठंडा है, तो ये क्या करेगा, इसका स्थान लेने के लिए नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब आप देख रहे हो पूरा चक्कर बन गया। क्या बन गया, एक पूरा ये चक्कर बन गया। इस चक्कर को हम लोग कहते हैं दोस्तों सबवहनीय धारा। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये है आपकी क्रस्ट। इस क्रस्ट के अंदर क्या है दोस्तों, बहुत सारा लावा भरा पड़ा है। ये आप देख रहे हो, बहुत सारा इसके अंदर क्या है, लावा भरा पड़ा हुआ है। अब ये जो लावा भरा पड़ा हुआ जो है, आप देख रहे होगे, जो लावा भरा पड़ा है, यानी कि ये मैग्मा जो है इसके अंदर भरा पड़ा है, ये क्या करेगा, ये नीचे वाला जो है ये गर्म होगा, तो ये गर्म होकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर तरफ उठेगा। अब जब ये ऊपर की तरफ आपका उठेगा तो उसकी जगह लेने के लिए दोस्तों जो ऊपर वाला लावा है, जो इस कंपैरिजन में ठंडा में, वह नीचे जाएगा। क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो इस तरीके का चक्कर बन जाएगा। क्या बन जाएगी, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है। एक चक्कर बनेगा, इसी चक्कर को हम कहते हैं सबवहनीय धारा। क्या बोलते हैं इस चक्कर को, सबवहनीय धारा। चलिए, अब आप एक बात और सोचिए। अब देखो, जो ये ऊपर की तरफ वाला जो लावा है, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ वाला जो लावा, ये आप लावा देख रहे हो, ये किस पे जाकर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा सीधे क्रस्ट पे। देखो, ध्यान से देखो, ये क्रस्ट है, लावा आपका यहाँ तक पहुँच चुका है, पहुँच चुका है, पहुँच चुका है। अभी किस पे जाकर सीधा प्रहार करेगा, ये प्रहार करेगा सीधे जाके आपकी अर्थ की क्रस्ट पे। ठीक है। और ये इतना तेज प्रहार करेगा अर्थ की क्रस्ट पे कि अर्थ की क्रस्ट को तोड़ देगा। क्या करेगा, अर्थ की क्रस्ट को तोड़ देगा। देखो किस तरीके से। ठीक है। ये है, अब देखो, ये आपका लावा है। अब लावा क्या करेगा दोस्तों, लावा जो है, जब लावा फोर्स लगाएगा इस क्रस्ट के ऊपर, तो ये क्रस्ट क्या होगी, आपके बीच से ब्रेक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो ये क्या होगी, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी, और ये जो आपका लावा है, ये आपका दोस्तों आपका बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और इससे फिर आपको पता है लावा माउंटेन भी बनते हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तो इससे फिर क्या बनेंगे, आपके माउंटेन्स की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने देखा कि लावा बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। अगर हम लोग एक शब्द में लपेटना चाहें कि वोल्केनिज्म क्या है, तो आप याद रखना, एक ऐसी प्रोसेस जिससे धरती के इंटीरियर से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है। ठीक है। लावा बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपका, उसी प्रोसेस कहलाती है आपकी वोल्केनिज्म। और आप लोग एक बात और याद रखना, जब वोल्केनिज्म आता है, यानी कि जब आपका मैग्मा आपका बाहर आता है पृथ्वी से, तो इसके साथ में सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मैग्मा ही बाहर निकले, यानी कि सिर्फ लावा ही बाहर निकले। देखो, यहाँ मैग्मा और लावा दो टर्म है, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मैग्मा ही लावा से कहते हैं, लेकिन जब ये मैग्मा
पृथ्वी के अंदर होता है तब इसे मैग्मा कहते हैं, और जब यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसका नाम मैग्मा बदल के लावा हो जाता है। ठीक है, तो मैग्मा लावा सेम टर्म है, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर है वही चीज़ तो उसे मैग्मा कह दिया, पृथ्वी के बाहर आ गई तो उसी चीज़ को हमने लावा कह दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि ये चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिली होगी, और वो ये देखने के लिए मिली होगी कि वोल्केनिज्म में क्या हो रहा है कि लावा पृथ्वी से बाहर आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे लावा पृथ्वी से बाहर आ रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग वोल्केनिज्म कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब वोल्केनिज्म होता है तो उसमें सिर्फ लावा ही बाहर नहीं आता, और भी कई सारी चीज़ें बाहर आती हैं। जैसे आपके वाटर वेपर बाहर आते हैं, और जैसे कि आपके दोस्तों कई सारी गैसेस बाहर आती हैं, स्टीम बाहर आती हैं, तो कई सारी चीज़ें आपकी बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको सीधे पीपीटी पे ले चलता हूँ। जितना मुझे समझाना था मैंने आपको समझा लिया। अब आपको पीपीटी से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो वोल्केनिज्म कैसे हम पढ़ें। वोल्केनिज्म इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म रिलेटेड टू द ओरिजिनल मैग्मा। यानी कि वोल्केनिज्म क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि आपका जो मैग्मा है वह बाहर आता है पृथ्वी पे, एंड गैसियस वेपर ETC, इसके साथ में गैसियस वेपर भी बाहर आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये चित्र है एक। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका लावा होगा, ये बाहर आया होगा। ठीक है, और ये लावा चारों तरफ देख रहा है फैल गया होगा। ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, ये फैल गया होगा। तो यहाँ पे इसे ये बोलते हैं दोस्तों आपका वोल्केनिज्म। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कहा जा रहा है। ज्वालामुखी में मैग्मा की उत्पत्ति, गैसों के वाष्प आदि से संबंधित सभी प्रक्रियाएं और तंत्र शामिल हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके के अंदर आपका जो मैग्मा है पृथ्वी से बाहर आता है, और मैग्मा के साथों साथ गैसेज भी बाहर आती हैं। ठीक है, तो चलो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है तो आप इस डायग्राम का सहारा भी ले सकते हो। देखो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म होती हैं जो कि वोल्केनिज्म के साथ में कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहला टर्म है दोस्तों बेंट। क्या होती है बेंट? अब देखो ये आप मान लो पृथ्वी का इंटीरियर है, जहाँ से लावा क्या हुआ आपका पैदा हुआ है, लावा क्या हुआ आपका प्रोड्यूस हुआ है। अब ये लावा आप देख रहे हो सीधे सीधे चल रहा है, ऊपर की तरफ को चला है, सीधे सीधे कहाँ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ के लिए चल रहा है। अब ये जो पाइप है जिससे ये लावा ऊपर की तरफ के लिए मूव करता है, इसी पाइप को हम लोग नाम देते हैं बेंट। क्या देते हैं इसको हम लोग? बेंट नाम। इसे हम लोग लावा पाइप भी कह देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का इंटीरियर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे लावा प्रोड्यूस हुआ। अब लावा आपका बाहर आता है एक पाइप के थ्रू। हमें ऐसा लगता है, देखो यार पाइप कुछ नहीं होता पृथ्वी के अंदर, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि एक पाइप है, इससे लावा बाहर आ रहा है। क्योंकि लावा जो बाहर आता है ना, वो सीधा बाहर आता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में। तो हमें ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, एक सीधी लाइन सी बन गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पाइप के रूप में बाहर आ रहा है। इसी पाइप को हम लोग कह देते हैं दोस्तों बेंट। क्या बोल देते हैं आपका? बेंट, VENT बोल देते हैं। ठीक है, बेंट। जब ये बाहर आता है तो आप देख रहे हो लावा इस तरीके से फैल जाता है। ये आपका देख रहे हो फैला हुआ है लावा इस तरीके से। ठीक है, ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लावा निकल गया, और जो एस एंड गैसेस थे, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल थे उसके अंदर, या फिर जो आपकी गैसेस थी बाहर निकल गई। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, क्लाउड की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से बरसात होगी। तो यहाँ पे आपको आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से लावा बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पे कुल मिला के 3 टर्म याद रखेंगे। पहली टर्म दोस्तों आपको याद रखनी है बेंट। बेंट आपको याद रखना है कि ये वह ट्यूब होता है जिससे कि लावा फ्लो करता है नीचे से ऊपर की तरफ के लिए। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है, वो रखना वोल्केनो। वोल्केनो दोस्तों अर्थ क्रस्ट में वो जगह होती है जिससे कि लावा, जिस जगह को लावा तोड़कर बाहर निकलता है। ठीक है, उसे अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके पृथ्वी से बाहर वो निकल पाएगा। और क्रेटर क्या होता है यार, देखो जब भी लावा निकलता है, ये आपका पाइप हो गया। ठीक है, लावा जब भी ऐसे करके बाहर फैलता है, ठीक है, फैलता है तो एक इस तरीके की शेप बन जाती है। आप लोग देख पा रहे होगे इस तरीके की बन जाती है शेप। ठीक है, इस तरीके की शेप बन जाती है आपकी, ये रही, ये शेप बन जाती है। ठीक है, और ये जो शेप होती है इसी को हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब जब पानी बरसता है इसी के अंदर तो दोस्तों ये फर्दर से झील में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो क्रेटर है ना, जब इसमें पानी जब ये डिप्रेस होती है, डिप्रेशन एरिया में होती है, यानी कि जब इससे दोनों एरिया ऊपर होते हैं, और जब इसमें पानी भर जाता है तो यही फिर क्या बन जाती है, आपकी झील भी बन जाती है। ऐसी कई सारी झीलें आपको देखने को मिलेंगी, विश्व के अंदर प्रेजेंट भी हैं। तो चलो आपको यहाँ तक यार बात समझ में आई होगी। अब देखो बात कर लेते हैं वोल्केनो क्या है। आप लोग हमेशा वोल्केनो बोलते हैं दोस्तों। वोल्केनो कुछ नहीं होता, ओपनिंग होती है जिससे मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, तो वोल्केनो मत बोला करो, वोल्केनिज्म बोला करो। वोल्केनिज्म वो प्रोसेस है जिससे मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी से, लेकिन वोल्केनिज्म तो वो प्रोसेस है, वोल्केनिज्म तो वो प्रोसेस जिससे मैग्मा बाहर आता है। लेकिन वोल्केनो कुछ नहीं, वोल्केनो बस वो ओपनिंग है जिससे कि जो आपका लावा है बाहर आता है। वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। आगे वही बात, कनेक्टेड वाया पाइप से कनेक्ट होता है। आपको मैंने पीछे दिखाई दिया, देखो कौन सा पाइप है, ये
पाइप आपका आप लोग देख पा रहे होगे, ये वाला पाइप है जिससे कनेक्टेड होता है ये, तो इससे जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कनेक्टेड बाय अ पाइप एंड अंडरलाइन मैग्मा चेंबर फ्रॉम विच मोल्टन लावा वोल्केनिक गैसेज स्टीम एंड अदर मटेरियल इजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसी को हम लोग सिंपल भाषा में कहें यार, देखो ज़्यादा अपने को ज्योग्राफी में ज़्यादा वो नहीं करना है, अपने को पेपर निकालना है अपना, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर निकालने के लिए काफ़ी है, बाकी अपन को पीएचडी नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो उसी को हम कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, मैग्मा चेम्बर, यानी कि जिसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है उससे ये सीधे कनेक्टेड है, सीधे जुड़ा हुआ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये बैंड से भी आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैग्मा और लावा दो वर्ड होते हैं जिनमें सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, बता देता हूँ क्या होते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉल्टन रॉक मटेरियल आर कॉल्ड मैग्मा व्हेन दे आर बिलो द अर्थ। अब देखो आपका जो रॉक्स हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी रॉक हैं, ये जब पिघल जाती हैं क्या करती हैं आपकी, जब ये पिघल जाती हैं तो ये मैग्मा बना देती हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो अपन लोग इसी को लावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसी को अपन लोग लावा कह देते हैं। ये क्या हो जाता है, आपका लावा हो जाता है। तो आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। चलो इतनी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ, जिसको आज हमें जो बात करनी है। ठीक है, आज अपन लोग को बात करनी है पृथ्वी के तीनों स्फीयर के बारे में, कि पृथ्वी के तीनों स्फीयर जो है ना बैग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे पहले यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सेकंड लेक्चर नहीं देखा है द अर्थ का, तो वो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से लेयर होती हैं और ये हमें कैसे पता लगा कि पृथ्वी की 3 लेयर होती है, तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होगी यार मुझे समझाने में। ठीक है, चलो एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये तो है अपनी क्या है, पृथ्वी की जो पहली लेयर होती है इसे हम कहते हैं, देखो यार मेरी ड्राइंग पे मत ध्यान देना, ड्राइंग थोड़ी बचपन से ही मेरी ऐसी है। तो ये जो पहली लेयर है इसे हम बोलते हैं हम लोग आपका क्या, बोलो जोर से, क्रस्ट। इसके नीचे वाली जो है इसे हम लोग बोल देते हैं मेंटल, इसके नीचे वाली बोल देते हैं कोर। सही है, इसी बात को देखो मैं अगर आपको यहाँ समझाऊँ तो ये जो है आपकी जो पहली वाली लेयर आप लोग देख पा रहे होगे, ये क्या है आपकी, दिस इज क्रस्ट। ये आपकी इसे दोस्तों मेंटल कह देते हैं, और ये तीसरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे हम लोग कोर कह देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें, थोड़ा सा और अच्छे देखना चाहें, तो आप ये देख पा रहे होगे क्रस्ट हमारे पास 2 तरीके की होती हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ऊपर की तरफ के लिए कि एक तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ये आप देख रहे होगे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे दोस्तों ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है, सॉरी, और ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, अब ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसे आपको बाहर से बने दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, इस पर तो यार अपन लोग रहते हैं। यहाँ पे प्लेन एरिया भी होता है, पहाड़ भी होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग रहते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओशनिक क्रस्ट होती है। क्रस्ट आपके 2 प्रकार की, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो है आपकी क्रस्ट जो आपके एक्सटेंड करती है ना वो दोस्तों आपकी यहाँ तक आती हैं। कहाँ तक आती हैं, ध्यान से देखना आप सभी लोग कि आपकी कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे होगे कि आपकी जो क्रस्ट वाला एरिया वो दोस्तों आपका ये रहा, इतना जो एरिया है वो आपका क्रस्ट वाला एरिया होता है। ठीक है, इससे नीचे अगर आप लोग चलते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये आपका होता है मेंटल। अभी आप लोग एस्ट्रोनॉस्फीयर पे ध्यान मत दीजिएगा ये क्या है। ठीक है, अभी आप उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पर कृपया फोकस मत कीजिए। जितना मैं आपको बताऊँ उतने पर फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके आगे चल के। तो ये आपका मेंटल है और ये आपका दोस्तों कोर हो गया। क्या हो गया आपका, ये कोर। तो यहाँ पे कितनी जगह हो गई भैया, 3 जगहें हो गई। कौन कौन सी हो गई आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। अब देखो मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर चलते हैं वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे होगे कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर कम था, फिर 2900, सॉरी ये तो आपकी वो डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो आप लोग इस बात का जीता जागता सबूत देख सकते हो। ये देखो आपका कैसा है, क्रस्ट है आपका सॉलिड। ठीक है, इसके नीचे आप जैसे ही गए तो आपको देखने को मिलेगा मेंटल आपका सेमी सॉलिड है। मेंटल से आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लिक्विड वाला पोर्शन है। इससे आप और थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कैसा आपका सॉलिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, समझाना तो मेरा काम है ना। देखो ये आपकी क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट कैसी है, सॉलिड है। फिर है आपकी मेंटल, मेंटल आपका सेमी सॉलिड है। इसके बाद दोस्तों आपकी ये रही है आपकी आउटर कोर। देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ये है आपकी आउटर कोर। कोर आपके 2 प्रकार की हैं कुल मिला के, आउटर कोर और इनर कोर। तो यहाँ पे ये क्या रही आपकी
क्रस्ट सॉलिड, मेंटल सेमी सॉलिड, और ये रही आपकी दोस्तों, ये रही आउटर कोर जो कि कैसी है आपकी लिक्विड, और इसके अंदर दोस्तों जो लेयर है जिसको हम लोग कह देते हैं आपका इनर कोर, ये कैसी है आपकी सॉलिड। तो ये आपकी हो गई सॉलिड, ये आपकी हो गई लिक्विड, ये हो गई दोस्तों आपके मेरे प्रिय मित्रों, ये वाली होगी आपकी सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस, और सबसे ऊपर वाली तो आपकी है ही सॉलिड। सही है, तो आपको यह बात आप बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मेरा ये प्रयास था। बाकी यार यहाँ पे जितने टर्म तुम्हें दिखाई दे रहा है, किलोमीटर दिखाई दे रहा है, लिक्विड सॉलिड समझा दिया, एटमॉस्फेयर किससे कहते हैं ये भी समझ लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा हो। ये वाली जो है ना, इसको अपन लोग थोड़ी सी देर में देखेंगे, ठीक है, अभी बस जस्ट इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रस्ट क्या है। क्रस्ट आपको ये तो समझ में आ गया, क्रस्ट क्या है दोस्तों, वह धरती का वह हिस्सा जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। क्रस्ट कुछ नहीं है, क्रस्ट है अर्थ का सॉलिड पार्ट जिस पे अपन लोग रह रहे हैं। इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखो क्रस्ट क्या है, एक थिन लेयर है, ठीक है, एक थिन लेयर है जिसकी टोटल थिकनेस की बात की जाए तो 30 से 50 किलोमीटर है। कितनी है, 30 से 50 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है ना दोस्तों, वह कितनी है, 30 से 50 किलोमीटर है। ओशनिक क्रस्ट जो होती है, आप हमेशा याद रखना, वह पतली होती है कंपेरिजन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि जो चौड़ाई होती है वह ओशनिक क्रस्ट की कम होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज़्यादा होती है। अगली बात की जाए, अब ये मोह डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, इस पर अभी आप लोग ध्यान मत दो, अभी आगे समझा दूंगा। अब है आपकी द कॉन्टिन्यूस आर कंपोस्ट। अच्छा एक बात और याद रखना, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिनेंट्स है, जो आपके कॉन्टिनेंट होते हैं यह आपके दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। किस किस से मिलकर बनते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। आप इसको याद कैसे रखोगे, सियाल, SI, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो आप याद रखेंगे इसे सियाल से, ठीक है। सियाल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। देखो एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे जो आगे वर्ड आया है वो है SI, पीछे AL, तो आप ऐसे याद रखिए SIAL, ठीक है, सियाल, ये हो गया सियाल। इसके नीचे देखो क्या है, अब जो नीचे वाली दोस्तों जो हमारी पहले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ठीक है। क्रस्ट में आपके दो क्रस्टें आती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पे अपन लोग रहते हैं, फिर दोस्तों आपकी ओशनिक क्रस्ट जिस पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जूजेंथेला है, पॉलिप है, ये सारे लोग उस पर रहते हैं। आपकी फिशेस रहती हैं, बहुत सारे जीव भी उसमें रहते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपकी ओशन में ही पाई जाती है। जो जैव विविधता है, यानी कि जो जैव में जो विविधता है वह भी वहाँ बहुत है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो ओशन है, ओशन की जो क्रस्ट होती है वह आपकी मिलके बनती है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ये पेपर आपसे दागा जा सकता है, आप पे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि बताइए जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पे अपन लोग रहते हैं, यानी कि जो आपकी भू चटपटी है, भूप्रपटी है जिस पे अपन लोग रह रहे हैं, तो ये जो है ये किस किस की मिलके बनी हुई है, तो आपको जवाब देना है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की। आपसे पूछा सकता है कि बताइए ओशियन की जो क्रस्ट है वह किस किस से मिलके बनी है, तो आपको बताना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख लीजिए जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, जो क्रस्ट होती है वह आपकी सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड होती है। चलो आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हिंदी है, कोई टेंशन नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग, देखो मेंटल की, मेंटल किससे कहते हैं, ठीक है, मेंटल किससे कहते हैं ये मैंने आपको दिखाई दिया। अब मेंटल की कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, मोहरबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रुको 2 मिनट बस, थोड़ा सा जो है 2 मिनट रुको। अब दूसरा पॉइंट पर फोकस करते हैं, द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखो एक चीज़ समझो, ये क्या है, आपका क्रस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, आपका मेंटल है। तो ये आपका क्रस्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, मेंटल हो गया, ठीक है। तो क्रस्ट और दोस्तों आपका मेंटल का जो ऊपरी वाला पार्ट है, पूरा क्रस्ट ये, ठीक है, ये, और मेंटल का जो ऊपरी वाला पार्ट है, मैं एक बार फिर से अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया। तो ये जो क्रस्ट और मेंटल है, आपके क्रस्ट का जो पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा, और मेंटल का दोस्तों ऊपरी वाला हिस्सा, मेंटल का कौन सा हिस्सा, ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। देखो फिर एक बार लिख रहा हूँ, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये आपका दोस्तों कहलाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। तो आपको ये बात भी पता लगी होगी कि लिथोस्फीयर हम लोग किससे कहते हैं। चलो आगे चलेंगे। अब डेंसिटी जो होती है मेंटल की, वह आपकी वेरी करती है 2.9 से 3.3 तक।
यहाँ पे जो आपका मेंटल है ये दोस्तों सॉलिड रॉक का और मैग्मा का, इन दोनों का मिलके बना हुआ है। यानी कि मेंटल किस किस से मिलके बना हुआ है? सॉलिड रॉक है, चट्टाने हैं और आपका मैग्मा है। ये हिंदी में लिखा हुआ है मोहरबुक डिस्कंटिन्यूटी, ये अभी समझाऊंगा, ठीक है। डिस्कंटिन्यूटी की टेंशन मत लो, हम लोग समझेंगे, लेकिन क्या है सारी चीज़ें राइट टाइम पे समझेंगे, एक चीज़ समझेंगे। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अब हम लोग देखो चलते हैं यहाँ पे आपका एस्ट्रोनोस्फेयर पे। मैंने आपसे कहा था पीछे कि एस्ट्रोनोस्फेयर को भी समझेंगे, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो यार। जब मेरे साथ हो ना तो ये वादा है कि आपको ए लेवल की एजुकेशन मिलेगी, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो आप टेंशन मत लो। एस्ट्रोनोस्फेयर देखो क्या होता है, एस्ट्रोनोस्फेयर कुछ नहीं होता, मेंटल का जो अपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम लोग एस्ट्रोनोस्फेयर कहते हैं। देखो एक बार दिखा देता हूँ क्या है एस्ट्रोनोस्फेयर, मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा। जल्दी 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 देखो जल्दी से, ये रहा। आप यहाँ देख पा रहोगे कि यहाँ से आपका मेंटल शुरू हो गया, यहाँ से, और एस्ट्रोनोस्फेयर आपको कहाँ मिल रहा है? उस मेंटल के ऊपर वाले हिस्से में मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं आपका क्या? एस्ट्रोनोस्फेयर। तो एस्ट्रोनोस कुछ नहीं है, जो मेंटल का अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है मेंटल का, उसी को अपन लोग कह देते हैं एस्ट्रोनोस्फेयर। एस्ट्रोनोस्फेयर क्या है? मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? आपका एस्ट्रोनोस्फेयर है। तो आपको याद रखना है एस्ट्रोनोस्फेयर के बारे में। एस्ट्रोनोस्फेयर कुछ नहीं होता, जो आपका मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कह देते हैं आपका एस्ट्रोनोस्फेयर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हमें और देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये दोस्तों मेन जगह होती है, आपका मेन प्लेस है जहाँ से आपका मैग्मा होकर गुजरता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वह आपकी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये हिंदी में रहा। आई होप गाइस आप लोग एक बार से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में कि कोर किससे कहते हैं, ठीक है। चलो कोर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो कोर क्या है। कोर की अगर बात की जाए तो कोर का जो, अगर पृथ्वी के अंदर हम लोग चलें और 2900 किलोमीटर तक चल लें, फिर वहाँ से चलें 6400 किलोमीटर तक, तो वो जो एरिया होगा उसे हम लोग बोलेंगे पृथ्वी की कोर। ये आपका बना होता है निकिल से और आयरन से। आप याद रखना निफे, ठीक है। Ni क्या है आपका? आयरन है, और निफे क्या है आपका? सॉरी, Ni निकिल है और आपका Fe आयरन है। अब आपको अगर ये ऐसे करके याद ना रहे तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप ऐसे करके भी याद रख लीजिए। देखो सियाल, सीमा और निफे, याद रह जाएगा। सियाल, सीमा, निफे, इससे क्या मिलके बनी हुई है? हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है। और ये क्या है आपका? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। फिर सीमा से आपका क्या मिलके बना हुआ है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इससे आपकी ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है। निफे यानी कि आपका Ni स्टैंड फॉर निकिल और आपका Fe स्टैंड फॉर आयरन। तो यहाँ पे आप याद रखना सियाल चाचा, सीमा भाभी और निफे बाबा, ऐसे याद रख सकते हो आप। मैंने क्या बोला? सियाल चाचा, सीमा भाभी और निफे बाबा, ठीक है। निफे बाबा, सीमा भाभी और सियाल चाचा। तो चाचा हैं, फिर नीचे भाभी हैं, ठीक है, और फिर आपके बाबा हैं। तो सियाल चाचा, सीमा भाभी, निफे बाबा, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। अब आपका अगला पॉइंट देखो, जो आउटर कोर होती है और इनर कोर होती है। कोर आपके दो होती हैं, एक आउटर और इनर। जो आपकी आउटर कोर होती है लिक्विड होती है, इनर कोर आपकी सॉलिड होती है। मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखा दिया, और ये सारा वो है जो आपने देखा मेरे साथ। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी किससे कहते हैं। व्हाट इज़ डिसकॉन्टिन्यूटी? चलो भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल चल देखो डिसकॉन्टिन्यूटी, ओहो हट जा। देखो ये रही आपके सामने डिसकॉन्टिन्यूटी। मैं आपसे एक बात चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए कि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है डिस प्लस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वह कॉन्टिन्यू ना रहे, उसे अपन लोग कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। तो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है आप समझे मेरे साथ में। डिसकॉन्टिन्यूटी एक ऐसी जगह से हम लोग कहते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जिसको अपने आप से वर्ड में ही डिफाइन किया जा सकता है, डिस प्लस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यानी कि एक ऐसी जगह जो कॉन्टिन्यू ना हो। तो देखो आप लोग यहाँ मेरी बात को ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। देखो अगर डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की जाए तो काफ़ी सारी डिसकॉन्टिन्यूटी होती हैं, जैसे कुर्नाड हो गई, मोहरबिक हो गई, रैपेटी हो गई, गुटनबर्ग हो गई, लेहमन हो गई, ठीक है। अब ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी होती हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया डिसकॉन्टिन्यूटी कहते किससे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से देख लेते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है।
इंग्लिश की टर्म में मैंने आपको बता दिया डिसकंटिन्यूटी किससे कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी सिंपल है, डिस प्लस कंटिन्यूटी, यानी किसी चीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन न रहना। अब यहाँ पे सर आप किसको बोल रहे हो, किसी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रह रही। देखो मैंने आपसे बात की थी सिस्मिक वेव्स की, किसकी बात की थी, सिस्मिक वेव। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सिस्मिक वेव क्या करती हैं, आपकी जो अर्थक्वेक है ना उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको जो पृथ्वी तक लेकर आती हैं उनका नाम क्या है, सिस्मिक वेव्स है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब होता क्या है कि इन सिस्मिक वेव की जहाँ जहाँ पर स्पीड चेंज होती है, समझ रहे मेरी बात आप लोग, जहाँ जहाँ पर स्पीड चेंज होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी। और ऐसे आपके सामने देख रहे होगे, ऐसे आपके सामने पांच जगह लिखी हुई हैं जहाँ पे आपकी सिस्मिक वेव की जो स्पीड है वह चेंज होगी। सबसे पहले मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी। मोहरबिक ये क्या होता है, तो ये जगह होती है आपके लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। तो आप लोग देख पा रहे होगे ये रही ये वाली जगह, ये रही आपकी ये वाली जगह। तो ये वाली जो जगह है ये कौन सी है, लोअर, यहाँ पे आपका क्रस्ट है लेकिन अपर मेंटल है। यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से आपका मेंटल की शुरुआत हो जाती है। क्या शुरुआत हो जाती है, मेंटल। मेंटल कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर तक क्या है आपका, ये क्रस्ट है, ये क्या है, मेंटल है। फिर ये आपका क्या है, आपको देखने को मिलेगा ये आपकी आउटर कोर है, ये आपकी इनर कोर है। तो आपका एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है। यहीं पर आपकी ओशनिक क्रस्ट आ जाएंगे, यहीं पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएंगे। इससे नीचे बढ़ोगे तो ये आपका मेंटल है। फिर ये आपका दोस्तों आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे जो ये पॉइंट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये क्या है, लोअर पार्ट है अपने क्रस्ट का, लेकिन ये स्टार्टिंग किसकी है, मेंटल की। तो आप याद रखना मोहरबिक जो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, यानी मोहरबिक वह जगह मोहरबिक है जहाँ पे जाके आपकी वेव चेंज हो रही हैं। तो ये जो जगह है ये लाई कर रही है आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। अब आती है रेपिटी। ये रेपिटी क्या डिसकंटिन्यूटी है, देखो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। ये वाला आपका अपर मेंटल कहलाता है, ये वाला आपका लोअर मेंटल कहलाता है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपका जोन पाया जाता है, जो जगह है, उसी को हम लोग कह देते हैं आपका, इन दोनों के बीच की जो जगह है इसी जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। अब है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हम लोग किससे कह रहे हैं, वो जगह जो कि आपकी मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। किस किस के बीच में, मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। मेरे प्यारे भाई आप ये देख सकते हो ये जगह किस किस के बीच में है, ये मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ये आपका आउटर कोर है, आपको अच्छी तरीके से पता है, और ये आपका दोस्तों लोअर मेंटल है, ठीक है। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी, आपके लोअर मेंटल और आपके आउटर कोर, इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, इसी को अपन लोग बोल देते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, देखो ये आपका दोस्तों जगह होती है आउटर कोर में और इनर कोर के बीच में। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो आपकी जगह है इसी को हम लोग कह देते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर की तरफ को एक छूट गई है जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, ये आपकी होती है अपर एंड लोअर लेयर, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। तो ये देख पा रहे होगे आप लोग, ये है आपकी अपर क्रस्ट, ये है आपकी लोअर क्रस्ट, और ऊपर वाली होगी अपर क्रस्ट। कौन सी हो गई, अपर क्रस्ट। तो आप मेरे साथ एक बार सारे नाम याद करिए। तो इस तरीके से टोटल डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं है यार। आप एक तो ऐसे याद रख सकते हो जहाँ पर वेव्स की स्पीड चेंज हो, ऐसे याद कर लो यार। ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर लो कि ये स्पेस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच की जगह है एक। तो पहली डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर अपन लोग चलते हैं इससे नीचे, ये क्या हो गया आपका, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इनके बीच की डिसकंटिन्यूटी उसे कहते हैं मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी। अब फिर आपका ये रही आपकी दोस्तों अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच की डिसकंटिन्यूटी है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, इसे हम लोग कह देते हैं रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोल देते हैं, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होगे वो आप देख रहे होगे लोअर मेंटल और आउटर कोर, इन दोनों के बीच की डिसकंटिन्यूटी उसे कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे जो आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी उसे हम लोग कह देते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या कह देते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। आई होप आपको चीज़ें
क्लियर होंगी। एक बार फिर से बोलिए, ऊपर वाली कौन सी डिस्कंटिन्यूटी? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। नीचे वाली कौन सी है? मोहरबिक डिस्कंटिन्यूटी। ये कौन सी है? रेफ्टी डिस्कंटिन्यूटी। ये कौन सी है? गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ये कौन सी है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब सर इसे याद कैसे करें, कौन सी डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे है? देखो, अब आपको ये तो याद हो गया अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कहाँ पे है। अब आउटर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, लोअर कोर, ये तो आपको याद हो गया। अगर आपको इतना याद हो गया तो उसकी ट्रिक बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है? देखो, कोनार्ड से सी, एम से आपका मोहरबिक, आर से आपकी रेपिटी, गुटनबर्ग और लेहमैन। तो आपका क्या हो गया? CMRGL। क्या हो गया? CMRGL। देखो, CMRGL यार, ये याद रख लो, सिंपल है। सी क्या है? ये आपकी दोस्तों डिस्कंटिन्यूटी है किस किस के बीच की? आपकी आउटर अपर कोर, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की। मोहरबिक डिस्कंटिन्यूटी से मोह डिस्कंटिन्यूटी भी कह देते हैं हम लोग। ये किस किस के बीच की है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की है। आर दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। आर मीन क्या होता है यहाँ पे? आपका रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी। अब आर क्या है आपका? आर क्या है आपका? आर किस किस के बीच में डिस्कंटिन्यूटी है? तो यार ये है आपकी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी। गुटनबर्ग किस किस के बीच में डिस्कंटिन्यूटी? ये आपके लोअर मेंटल और आउटर कोर की। और एल माना लेहमैन किस किस के बीच के? आउटर कोर और लोअर कोर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद होगी, याद कर लेना, पेपर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए। इसी तरीके से मेरे साथ यार बने रहो, और ये तो अपनी गारंटी है, रौला ढा देंगे ज्योग्राफी में, समझ रहे हो? रौला ढा देंगे। अभी आप यार थोड़ा सा ये लॉकडाउन और खुलने दो, फिर तुम देखना बोर्ड पे ज्योग्राफी कितनी गजब होती है। अभी यार देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अच्छी से अच्छी ज्योग्राफी आपको पढ़ा पाऊँ। एक्चुअल में यार मैंने चैनल तब क्रिएट किया था जब लॉकडाउन लग गया था, फिर हमारे को कोई भी चीज़ अवेल नहीं हो पाई, कोई चीज़ मिल नहीं पाई हमारे को। इसी वजह से यार आप देख रहे हो कि जितना एडजस्ट कर पाता हूँ उतना एडजस्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपको अच्छी क्वालिटी दे सकता हूँ वैसे दे रहा हूँ। आई होप 31 मई को ये हट जाएगा। इसके बाद में जो है मैं बोर्ड पे आऊँगा, बोर्ड पे कसम से गजब ढा दूँगा, समझ रहे हो? ज्योग्राफी में गजब ढाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यार मेरे साथ इसी तरीके से बने रहो, सपोर्ट करते रहो दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर से यार शेयर कर दो। आप लोग हमसे इतना सारा कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा भी, आपका भी दायित्व है कि आप कम से कम हमारी एक वीडियो को शेयर कर दो, तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। धन्यवाद।